24 घंटे के अंदर यह फैसला हो जाएगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या डर कर पीछे हट जाएगा। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आई है। ट्रंप ने कह दिया है अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो इसमें पहला अटैक इजरायल करेगा। सवाल है कि क्या एटम बम देखकर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं? अभी तक तो सिर्फ आजमाइश थी, लेकिन जल्द ही यह असली युद्ध में तब्दील हो जाएगी। एक एक मिसाइल, एक एक बम और एक एक ड्रोन से बदला लेगा ईरान। 26 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत जंग की तरफ यू टर्न ले चुकी है। ईरान ने कह दिया है जितने अड्डे उससे 100 गुना मिसाइलों से किए जाएंगे हमले, यानी एक अड्डा और 10 मिसाइल। हर टारगेट को 100 मिसाइलों से खत्म करने की कसम खा रहा है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है, लेकिन ईरान के खिलाफ किसी भी मिशन का नेतृत्व इजराइल करेगा। नेतन्याहू ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और मोसाद के प्रमुख के साथ बैठक की है। ईरान ने कहा है कि उसके ऊपर दबाव बढ़ाया गया तो वो UN की परमाणु एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को बाहर निकाल सकता है। साफ है कि ईरान को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका अंदाजा सिर्फ 3 लोगों को है, और यही 3 लोग फैसला करेंगे कि ईरान, अमेरिका और इजराइल अगर युद्ध लड़ते हैं तो क्या होगा। लेकिन तीनों को लेकर 30 से ज्यादा सवाल बहुत बड़े खतरे का सिग्नल दे रहे हैं। 24 घंटे में किसने यू टर्न लिया, कौन आक्रामक हुआ, दुनिया में इन 3 लीडर्स पर सबकी नजर बनी हुई है। परमाणु समझौते से परमाणु धमाके वाले खतरे को खत्म करने का काम अब काम तमाम वाले वर्जन की तरफ अपग्रेड होता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेंगे, नेतन्याहू क्या करेंगे, और सबसे अहम बात कि खामेनेई का ऑर्डर किसके लिए खतरा बन जाएगा, पूरी दुनिया यही जानना चाहती है। A little time, but we don't have much time because we're not going to let them have a nuclear weapon. Can't let them have a nuclear weapon. And we're going to let them thrive. I want them to thrive. I want Iran to be great. The only thing they can't have is a nuclear weapon. They understand that. अमेरिका के साथ ईरान की ओमान में मीटिंग होने वाली है। मुद्दा परमाणु कार्यक्रम है, और इस मीटिंग से पहले ही ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ये डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब कहा जा रहा है। साफ है ईरान और अमेरिका के बीच तनाव वाला मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत बेनतीजा रही तो मिलिट्री विकल्प खुला हुआ है, और अब ईरान का जवाब बता रहा है कि परमाणु समझौते के लिए बातचीत शुरू होने से पहले फेल हो रही है। When it comes to Iran, the president has reimposed crippling sanctions on the Iranian regime, and he's made it very clear to Iran they have a choice to make. You can strike a deal with the president, you can negotiate, or there will be hell to pay. And as the president said yesterday, if they don't choose to move forward with diplomacy and a deal, which is the direction we do see them headed in, there will be grave consequences to pay. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिवेट को ट्रंप बहुत समझाकर मीडिया के सामने भेजते हैं, और कैरोलिन भी उतना ही बोलती है जितना ट्रंप बताना चाहते हैं। एक बार जब कैरोलिन पर फिर से ईरान को लेकर सवाल दागा गया तो उनका जवाब देखिए। We're hearing some pushback from Iran now saying those talks will be indirect. Can you clarify? They will be direct talks on Saturday, and I won't get ahead of the president on any further details. फरवरी 2025 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को किसी हालत में परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे, और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। अब ईरान को लेकर उनकी नेतन्याहू से मुलाकात हो चुकी है, और ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो इजराइल ऐसे हमले का नेतृत्व करेगा। With Iran, if it requires military, we're going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that.
but nobody leads us. We do what we want to do. सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान पर खुद पहला हमला नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनको डर है कि अगर ईरान से काउंटर अटैक हुआ तो सबसे पहला टारगेट खाड़ी देशों में उनके मिलिट्री अड्डे पहले बनेंगे। इजराइल पर जवाबी हमला बाद में होगा। در منطقه حداقل در اطراف ایران 10 پایگاه دارن، 50,000 نفر نیرو هم دارن، یعنی در یک اتاقک شیشه‌ای نشستن. کسی که تو اتاقک شیشه‌ای هست سمت کسی سنگپرانی نمیکنه. ट्रंप को डर है कि ईरान अगर परमाणु बम बनाने में कामयाब हुआ तो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसकी पूरी गारंटी है। इजराइल भी एक अघोषित परमाणु पावर है, वो इसका दावा नहीं करता, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट है कि इजराइल के पास 100 एटम बम है। लेकिन अब ईरान ने परमाणु बम बनाया तो तेल अवीव और तेहरान की टक्कर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। ईरान पहले 13 अप्रैल 2024 को और फिर 1 अक्टूबर 2024 को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहे कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएंगे। यही इजराइल का फोकस होगा। ईरान अपना अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डा दिखा चुका है, ड्रोन वाली सुरंग दिखा चुका है और मिसाइल टेस्ट तो लगातार होते ही रहते हैं। इन सब के बीच पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की गतिविधियां भी बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस वक्त ईरान को लेकर बहुत आक्रामक हैं। दोनों चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया जाए, फिर वो दबाव से हो या फिर बमबारी से। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता का यूरेनियम संवर्धन करता है। इजराइल और अमेरिका चाहेंगे तो वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को एयर स्ट्राइक करके तबाह कर देंगे। ये वो जगह है जहाँ बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। इजराइल ने लेबनान और गाजा में अब तक जो बमबारी की है, इसके जरिए नेतन्याहू ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि उनके बम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इजराइल जब अमेरिका से मिले बंकर बस्टर बम मारता है तो क्या होता है, ये बम कितनी बड़ी तबाही मचाते हैं। गाजा से लेकर बेरूत और सीरिया में भी ऐसे धमाकों ने बताया है कि इजराइल को मिले बंकर बस्टर बम कितने ताकतवर हैं। लेकिन ऐसी बमबारी करने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू को 100 बार सोचना होगा। ईरान कह चुका है कि उसके परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है और लगातार दे रहा है। सवाल है कि ओमान में होने वाली बातचीत में क्या कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये युद्ध शुरू होने से पहले आखिरी मीटिंग साबित होगी। It is a meeting to determine whether or not the Iranians are serious. And so that clearly would be the goal of that singular meeting and effort. As far as the arrangements or what the rooms are or who's in which rooms, I don't have that for you and I'm not going to speculate. परमाणु मुद्दे से अलग ईरान और अमेरिका की टक्कर 10-20 साल नहीं बल्कि 5 दशक पुरानी है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान अमेरिका की नजरों में खटकता रहा है। पश्चिमी एशिया में ईरान अकेला देश है जो अमेरिका की नीतियों के मुताबिक नहीं चलता। ये दुश्मनी दशकों तक और गहरी होती गई है और अब परमाणु मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमले की बात हो रही है। वैसे अली खामेनेई और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच टक्कर तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद में हत्या की थी। ट्रंप के ऑर्डर पर सुलेमानी पर ड्रोन अटैक हुआ था। तब से आज तक ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने वाला फैसला रद्द नहीं किया है। सवाल है कि क्या पूरा झगड़ा सिर्फ परमाणु कार्यक्रम का है या फिर इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान को निपटाना चाहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह अरब देशों में इराक, लीबिया और सीरिया की हुकूमत पिछले 3 दशकों में मिट्टी में मिला दी गई। ईरान भी इजराइल और अमेरिका के एजेंडे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा सिर्फ उस पर हमले का बहाना बन सकता है। हालांकि ईरान लंबे वक्त से कहता रहा है
कि वो एटम बम नहीं बनाना चाहता, ना ही उसकी कोई ऐसी कोशिश जारी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 9 अप्रैल को तेहरान में एक प्रदर्शनी में गए। इसमें ईरान की परमाणु उपलब्धियों पर चर्चा भी हुई। ईरान के राष्ट्रपति ने फिर वही दोहराया जो उसका आधिकारिक रुख है। همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن غیر مستقیم و با عزت و سربلندی و هر ضمانتی برای اینکه لازم باشه که ما به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم. هر وقت 10 بار 100 بار 1000 بار اومدم بررسی کردم بازم بیام ईरान से परमाणु समझौते के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की कुछ और भी डिमांड है। वो चाहते हैं कि ईरान के मददगार हर मिलिशिया का अंत हो, फिर चाहे उसमें हमास, हिजबुल्ला, हश्द अल शाबी और हूती क्यों ना हो। वो हर उस ताकत का गेम ओवर करना चाहते हैं जो इजराइल के लिए खतरा बन सकती है। यही इस वक्त अमेरिका की ईरान और अरब वर्ल्ड वाली पॉलिसी है, जिसको बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में ट्रंप क्या चाहते हैं, ये मैसेज वो मॉर्गन आर्टेगस के जरिए भी बता चुके हैं। Of course, starts with the pressure that President Trump is now placing on the Islamic Republic of Iran so that they can no longer fund their terror proxies through the region. And we will be working again to make sure that the Islamic Republic of Iran doesn't achieve a nuclear weapon, and also that they are unable to inflict chaos and harm into this country and to so many other countries around the region, which they were allowed to do for decades. ईरान को लेकर ट्रंप की नीति साफ है और ये उन्होंने यमन में दिखाने की पूरी कोशिश की है। यमन के हुदैदा इलाके में अमेरिका की बमबारी में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक यमन में 200 बार हमले किए हैं और हुती सरकार का दावा है कि इन हमलों में 107 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या यमन पर जिस तरह से हमले किए गए हैं, क्या ईरान के खिलाफ ऐसी एयर स्ट्राइक की जा सकती है, वो भी बिना किसी काउंटर अटैक के। अमेरिका और इजराइल के विमानों के लिए ईरान की तैयारी को जरूर देखिए, क्योंकि ईरान की एयर पावर चौंका सकती है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5, ईरान हर एंगल से दिखा रहा है और बार बार दिखा रहा है कि उसकी एयर डिफेंस की ताकत क्या है। यह है ईरान की बहुत ही खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल बावर 373, रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा। यह ईरान का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने अमेरिका की सख्त पाबंदियों के बाद तब खुद तैयार किया जब रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रुक गई। बावर 373 का टारगेट मिसाइल भी है, फाइटर जेट भी है, ड्रोन भी है और ईरान का हर वो दुश्मन जो उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट बनाने की प्लानिंग कर चुका है, चाहे फिर उसमें स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान का जुल्फिकार युद्धाभ्यास है जिसमें अमेरिका और इजराइल पर काउंटर अटैक की रिहर्सल कर ली गई है। ईरान बताना चाहता है कि उस पर अटैक करने वाली कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत बिगड़ी तो उसके बाद अगले 24 घंटे पूरे पश्चिम एशिया के लिए बहुत खतरे वाले हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका की नजर टेढ़ी हो गई है और ईरान ये भी बार बार बता रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएंगे। वैसे ईरान के लिए चीन आगे आया है और उसने ट्रंप के खिलाफ एक चेतावनी जारी कर दी है। 秉持相互尊重的精神，参与对话协商，同时停止动辄武力施压、极限动辄武力威胁、极限施压的错误做法。 साफ है कि ईरान को लेकर अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला होना फाइनल है। अब सवाल है कि ईरान पर यह फैसला खुद डोनाल्ड ट्रंप लेंगे या फिर फैसला तेल अवीव में होगा और ट्रंप सिर्फ इसे लागू करेंगे। अगले 24 घंटे न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहम होने जा रहे हैं।
इस्तांबुल में अमेरिका और रूस के बीच बैठक के बाद रूस यूक्रेन युद्ध भड़क गया है। रूस ने यूक्रेन में भीषण हवाई हमले करके 10 अप्रैल को हुई बमबारी का बदला लेना शुरू कर दिया है। पुतिन के गुस्से से डरे यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। जब से ये बात पता चली है, पुतिन ने युद्ध को लेकर नया ऑर्डर जारी कर दिया है। पुतिन तय कर चुके हैं एटम बम से अब युद्ध खत्म होगा, लेकिन पुतिन का परमाणु प्रहार सबसे पहले किस पर होगा? क्या रूस से 3 साल से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को एटमी धमाके से जलाएगा, या फिर पुतिन को बार बार भड़का रहा ब्रिटेन परमाणु त्रासदी झेलेगा? रूस को हर हाल में युद्ध में हार दिलाने की कोशिश में जुटे फ्रांस पर न्यूक्लियर बम तो नहीं फटने जा रहा। क्या पुतिन जर्मन चांसलर को परमाणु बम से दहलाने जा रहे हैं? कहीं ट्रंप तो पुतिन के एटमी टारगेट नहीं। कुछ भी माने कुछ भी, क्योंकि अब पुतिन को किसी पर रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है। पुतिन को अब सिर्फ अपने परमाणु बमों पर भरोसा है। और 11 अप्रैल की दरमियानी रात पुतिन भुला नहीं पाएंगे। रूस के 13 शहरों में बरसे बारूद ने पुतिन को महायुद्ध का लाइसेंस दे दिया है। जेलेंस्की ने इस्तांबुल टॉक से पहले रूस को सबसे बड़ा शॉक दिया। जेलेंस्की ने इतना बारूद बरसाया है कि रूस के 13 शहर जलने लगे। हमला जेलेंस्की आर्मी ने जंगी जेटों, फाइटर ड्रोन्स, मिसाइलों से किया। हथियार वो इस्तेमाल हुए जो यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मिले हैं। लॉन्ग रेंज हथियारों के धमाके से रूस को दहलाकर जेलेंस्की ने युद्ध को उस दौर में पहुंचा दिया है जहां पुतिन परमाणु बम का ट्रिगर दबाने पर मजबूर हो चुके हैं। जेलेंस्की यही डर बार बार बयां कर रहे हैं। Росія, очевидно, ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. जिन पुतिन ने ट्रंप की पेशकश पर युद्ध विराम की हामी भरी थी, जिन पुतिन ने मिनरल डील के बदले जेलेंस्की को बख्श देने का मूड बना लिया था, उन्होंने अब ऐलान किया है कि न तो यूक्रेन सलामत बचेगा, न ही उसका साथ दे रहे जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश। रूस को यह यकीन हो चुका है कि यूरोपीय देश एटमी हथियारों के बम्पर प्रोडक्शन का प्लान बना चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुतिन एटमी प्रयोग करने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोप में पुतिन के न्यूक्लियर अटैक की डिटेल आगे जानेंगे। अभी यूक्रेन में जारी खूनी युद्ध का अपडेट बेहद जरूरी है। यूक्रेन ने रूस को ऐसा झटका दिया है कि क्रेमलिन नए सिरे से वॉर प्लान बनाने में जुट गया है। हालात इतने टेंशन भरे हैं कि रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव खुद फ्रंट पर पहुंच गए हैं। यूक्रेन से युद्ध में उलझे रूसी सैनिकों और कमांडर के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की। हौसला अफजाई के लिए बेलोसोव ने कई सैनिकों को अवार्ड भी दिया है। रूस डैमेज कंट्रोल में इसलिए जुटा है क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को तक मार शुरू कर दी है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रूस ने मिसाइल स्ट्राइक का नया एपिसोड शुरू किया है। रूसी रॉकेट फोर्स ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर मिसाइल की बौछार कर बर्बाद कर डाला है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस के हमले के बाद आरोप लगाया है कि पुतिन बेगुनाह लोगों पर मिसाइल हमले करवा रहे हैं। Сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли. Зокрема, Нікополь, удар російських FPV, 5 дронів – це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних. Поранення отримали 12 людей. І серед них одна дитина.
जेलेंस्की ने ट्रंप से अपील की है कि पुतिन पर प्रतिबंधों की नई किश्त लाद दी जाए, रूस को रोकने के लिए सुपर पावर आगे आए। जेलेंस्की ने आरोप लगाए हैं कि पुतिन ने समझौते की बात कर धोखा दिया है। इस बीच जेलेंस्की को युद्ध में ब्रिटेन ने बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को ब्रिटेन से $580 मिलियन की नई सैन्य सहायता मिलेगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया 2025 में यूक्रेन के लिए 4.5 बिलियन पाउंड के सैन्य सहायता पैकेज से 350 मिलियन पाउंड देने का ऐलान किया है। यूक्रेन को ये बजट बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य उपकरणों के साथ साथ रडार की मरम्मत और रखरखाव के लिए दिया जा रहा है। परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को हर तरह से मजबूत करने में लगी है। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की प्रमुख काजा कैलास ने जानकारी दी है कि EU $23 बिलियन से ज्यादा की मदद यूक्रेन को करने जा रहा है। This year, already member states have committed over 23 billion. So we are definitely doing more than last year, but we need to do more. So we see the pledges coming every day. We also see that there are steps taken by the member states, which is important that we send this signal that we are behind Ukraine, and this is also what the meeting is about. यूक्रेन ने यूरोप से मदद मिलने के बाद रूस को बराबर की टक्कर देनी शुरू कर दी है। यूक्रेन एयरफोर्स F-16 फाइटर जेट से हर दिन रूस में घुसकर बम बरसाने लगी है। सुपर पावर के बनाए लड़ाकू जेट ने वॉर का रुख पलट कर रख दिया है। F-16 के आगे रूस की क्रूज मिसाइलें शाहिद कामिकेज ड्रोन के परखच्चे उड़ जा रहे हैं। मल्टी रोल F-16 पुतिन के फाइटर जेट पर आसमानी युद्ध में भारी पड़ रहा है। यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में F-16 की बमबारी ने रूसी सेना की हालत खराब कर दी है। वॉर जोन में मिल रहे झटके के बीच पुतिन को ट्रंप ने भी हड़काया है। ट्रंप ने बयान दिया है कि रूस से तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक यूक्रेन में हमले बंद नहीं होते। I think everyone understands the perspective is that President Trump is involved in this. We've got the best diplomats in the world, with certainly being led by Secretary Rubio. All of our leadership, particularly President Trump and Secretary Rubio in public, have made it clear what's at stake. कल तक जो ट्रंप पुतिन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वो भी अचानक पलट गए। यूरोप के ज्यादातर देश पुतिन को आंख दिखा रहे हैं। ऐसे में पुतिन के पास क्या ऑप्शन बचा है? क्या पुतिन ने चीन को अमेरिका अलायंस के खिलाफ जंग में शामिल कर लिया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस की तरफ से युद्ध में चीन के लोग भी शामिल हो चुके हैं। एक चीनी नागरिक को बंदी बनाकर इसका सबूत भी यूक्रेन ने दुनिया को दिखाया है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारी सेना ने 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है जो रूसी सेना का हिस्सा बनकर युद्ध में शामिल थे। ये यूक्रेन की सीमा में डोनेट्स्क के इलाके में हुआ है। इन दोनों के पास पहचान पत्र, बैंक के कार्ड और निजी जानकारी भी मिली है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना में सिर्फ 2 चाइनीज ही नहीं हैं, कई और चीनी नागरिक पुतिन के लिए जंग लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने अपनी पोस्ट के साथ वीडियो शेयर किया है जिसमें सेना की वर्दी में 2 लोग यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में दिख रहे हैं। जेलेंस्की के दावे के बाद यूरोपीय यूनियन चीन पर भड़क गया है। बीजिंग पर पुतिन के समर्थक होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने शुरू से ही युद्ध में रूस का समर्थन किया है। Of course, they can share the information that they know about this. What is clear is that China is the key enabler of Russia's war. Without Chinese support, Russia wouldn't be able to wage the war in the amount that they are waging this. हालांकि जेलेंस्की के आरोप और EU की धमकी का जवाब देने में चीन ने देर नहीं लगाई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियोन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में चीन का कोई पक्ष नहीं। चीन युद्ध संकट का समाधान चाहता है, जबकि चीन पहले यह दावा कर चुका है कि रूस के लिए युद्ध में शामिल चीनी नागरिक ने निजी फैसला किया होगा। मगर जेलेंस्की के आरोप लगाने के बाद भड़के ड्रैगन ने उन्हें गैर जिम्मेदार बयान से बचने की धमकी दे डाली है। युद्ध को लेकर चीन की मंशा जो भी हो,
अभी क्लियर नहीं, लेकिन इतना साफ है कि पुतिन अब यूरोप के कई देशों को निशाने पर ले चुके हैं। इसका सिग्नल पुतिन के सबसे खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दिया है। मेदवेदेव ने परमाणु हथियार हासिल करने की होड़ की चेतावनी दी है। मेदवेदेव ने रूस और यूरोप के बीच वॉर टेंशन बढ़ने के बाद कई देशों को परमाणु पावर में बेतहाशा बढ़ोतरी का डर जताया है। पुतिन के सबसे भरोसेमंद लीडर ने दावा किया है कि पश्चिमी देश ने रूस से टक्कर लेने से पहले एटम बमों का कारखाना खोल दिया है, जिससे दुनिया बहुत जल्द तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुंचने वाली है। मेदवेदेव ने इसके पीछे सॉलिड तर्क भी दिया है। मेदवेदेव ने कहा कि दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ रहा है और हालात विश्व युद्ध जैसे हो गए हैं। मेदवेदेव ने न्यू स्टार्ट संधि के बारे में भी बात की है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ प्राग में की गई थी। संधि का मकसद परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना था। ये संधि फरवरी 2026 में खत्म होने वाली है, जिसके बाद कई देश एटमी हथियारों का गोदाम बढ़ाने में जुट सकते हैं। मेदवेदेव ने साफ साफ कहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन के लीडर के बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यूरोपीय देशों के एटम बमों को पुतिन के दोस्त ने दुनिया के लिए खतरा बता डाला है। हालांकि मेदवेदेव ने यह धमकी भी दी है कि रूस सभी यूरोपीय देशों पर नजर बनाए हुए है। जिस देश ने रूस से दुश्मनी निभाने का जोखिम मोल लिया, उसे एटमी धमाके से दहलाया जा सकता है। पुतिन के परमाणु युद्ध के लिए रेडी होने की बात सामने आने के बाद यूरोप में जबरदस्त हलचल है। यूक्रेन समर्थक देशों ने बेल्जियम में बैठक कर जेलेंस्की की पावर डबल करने का ऐलान तक कर दिया है। यूरोपीय देशों ने भी क्लियर किया है कि ट्रंप के रुख से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूस के खिलाफ ईयू यूक्रेन की जीत तय करके ही रुकेगा। Well, it's a decision of the new administration in Washington. It's not my business to comment that. We are here to take over the lead of the UDCG, and John Healey and we are willing and determined to do that very with full responsibility and together with our allies. ये धमकियां क्या पुतिन सुनते रहेंगे? क्या पुतिन ये अंतहीन युद्ध लड़ते रहेंगे? लेकिन कितने दिन? पुतिन अब युद्ध को ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं है। पुतिन दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान कर रहे हैं। डर इस बात का है कि पुतिन कहीं एटमी हथियारों की तरफ देखने के लिए मजबूर न हो जाए, नहीं तो कई मुल्कों का मटिया मेट होना तय है।